बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। मतलब आज हम लोगों ने मैट्रिक्स को डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए कि मैट्रिक्स क्या मतलब हमारे पास ये अरेंजमेंट कैसी होती है, ईच एंड एवरीथिंग समझने के लिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि हमारे पास ये क्लासरूम था, बॉक्स था। क्लासरूम में आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं सेल में, तो एक चेयर यहाँ पे पड़ी होती है, दूसरी चेयर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तीसरी चेयर यहाँ पे है, राइट। इस तरह एक चेयर इसके बिल्कुल पीछे पड़ी होगी, लाइक दैट। एक चेयर इसके पीछे पड़ी होगी, एक चेयर इसके पीछे पड़ी होगी। लाइक एग्जामिनेशन जब हो रहा हो क्लासरूम में, तो आप लोग लाइक इस तरह बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कल जो यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसका मतलब चेयर पड़ी हुई है, राइट। फॉर एग्जांपल एक कमरा इम्तिहान में इस तरह चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो एक अरेंजमेंट होती है ख़ास किस्म की। अरेंजमेंट कैसी होती है कि देख सकते हैं आप लोग कि ये चेयर्स इस तरह एक ख़ास हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ी होंगी और एक ख़ास ही वर्टिकल लाइन में पड़ी हुई है, राइट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे, राइट, तो हम लोग उसको कहते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉलम, राइट। तो अब ये चीज़ समझने के बाद हम लोग मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n एलिमेंट्स, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, a i j से। i वेरी कर रहा है 1 से m, j वेरी कर रहा है 1 से n, arranged in m rows and n columns are enclosed by the square brackets such as this is called an m by n matrix। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने ये चीज़ शो की है, हम लोग इसी से इस तमाम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले अब सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, 4, राइट। और कितनी वर्टिकल लाइंस थी, 3, राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रोज कहते हैं, और रोज कितनी है यहाँ पे हमारे पास, 4। मतलब यहाँ पे जो m है वो मेरे पास इस एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके आपको बताने की कोशिश की है, यहाँ पे m कितना कंसिडर हो रहा है, 4। यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो कॉलम्स हैं, और कॉलम्स कितने होते हैं, n। तो n इट मीन्स कितना होगा, 3 होगा, राइट। दूसरी बात, इसके अंदर अगर 4 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, तो एलिमेंट्स कितने हैं, जिसको हम जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं उसको हम एलिमेंट्स कॉल करते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इसके अंदर 12 चेयर्स पड़ी हुई हैं क्लासरूम के अंदर, उसमें 12 स्टूडेंट बैठे हैं। वो जो 12 स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग मैट्रिक्स के उसको क्या कॉल करते हैं, एलिमेंट्स। और वो 12 कैसे आया, कितनी रोज थी, 4 रोज 3 कॉलम, 4 3s आर 12। मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसलिए यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर m रोज हो और n कॉलम्स हो, तो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, m n। मतलब m को n से मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वन बात कर रहा है कि i वेरी कर रहा है, यहाँ पे उसको जनरली एलिमेंट्स को लिखते हैं a i j, i वेरीज 1 to m, j वेरीज 1 to n। जैसा कि इस एग्जांपल में i जो है वो वेरी कर रहा है 1 से m, m यहाँ पे कितना है, 4 है। मतलब जो i की वेरिएशन है वो है जी 1 2 3 4। मतलब i वेरी कर रहा है 1 से लेके 4 तक, और j वेरी कर रहा है 1 से लेके n। n यहाँ पे कितना है, 3 है, तो j वेरी करेगा 1 2 3। ये j की वेरिएशन और ये i की वेरिएशन, राइट।
अब उसके जनरली एलिमेंट को कैसे लिखता है, ए आई जे, मतलब आपको समझाता हूँ। मतलब यहाँ पे अगर लिख दूं मैं ए 1 1, राइट, तो ये एंड चेयर का नाम जो रोल नंबर फॉर एग्जांपल देते होते हैं, हम लोगों ने रोल नंबर दे दिया A11। इस चेयर को मैंने रोल नंबर का नाम दे दिया फॉर एग्जांपल A12, इसको मैंने नाम दे दिया A13। ये क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल A21, A22, A23, राइट। तो आप देख रहे हैं कि आई वेरी कर रहा है। इसी तरह जब आप सारे एलिमेंट पुट करेंगे 1 से 1 2 3 4 और J1 2 3, राइट। तो अब हम लोग जनरली डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर इस चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये आपको समझ आ गई, ये क्या आएगा, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A41, A42, A43, जो हम लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट्स को जनरली रिप्रेजेंट किया। तो जी अब डेफिनेशन देखते हैं। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n एलिमेंट्स a I j, I varies 1 to m, j varies 1 to n, arranged in m rows and n columns, are enclosed by the square brackets such as this one, is called m by n matrix। मतलब ये m by n का मतलब क्या होगा, समझ आ गई होगी सबको, कि इसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सुन रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको ए आई जे क्यों रिप्रेजेंट किया है। अगर आप लोगों को ये चीज भी समझ आ जाएगी तो आगे जाके बड़ी आसानी होगी, क्योंकि बार बार ये नोटेशन यूज करूंगा। अब देखो A11 मीन क्या होता है, 1 मीन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की है। अब ये जो एंट्री थी यहाँ पे देखे ना, A12 जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की एंट्री थी। अब ये वाली एंट्री किसकी है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की। इसी तरह अगली क्या आनी थी, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, और फर्स्ट रो कितने कॉलम तक जाना है, nth कॉलम तक जानी है, मैंने बात की, राइट। तो ये लिख देने से आपको बात क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा A23, क्या लिखा हो, अगर मैंने A23 लिखा है तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो A23 है ये एंट्री कहाँ पे पड़ी हुई है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, राइट। तो इसका मतलब जो ith jth मतलब होता है, अगर मैं ए आई जे लिखता हूँ जनरली, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी ए आई जे है, यहाँ पे कोई पड़ा हुआ आई एंड जे पड़ा हुआ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए आई जे जो एंट्री है वो ith रो होगी और jth कॉलम के ऊपर पड़ी होगी एंट्री। समझ आ गई बात। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा हुआ मैंने AM1, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब होगा कि ये mth रो होगी और फर्स्ट कॉलम होगा, उसकी एंट्री आएगी। तो इस तरीके से समझना आसान हो जाता है, राइट। और यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ, आई वेरी कर रहा है 1 से, मतलब आई मतलब यहाँ पे पूरी रो में, इस पूरी रो में I1 है, इस पूरी रो में I2 है, थर्ड रो में I3 होगा और mth रो में I कितना होगा, m होगा, राइट। अब इस पूरे कॉलम में J1 है, अब इस पूरे कॉलम में J क्या है, 2 है, अब इस पूरे कॉलम में J क्या है, 3 है। इस तरह नेक्स्ट क्या आना था, J4, और लास्ट वन कितनवा कॉलम आएगा, nth कॉलम आएगा, राइट। तो ये जो एंट्री आ गई ये mth रो और nth कॉलम की। अब जो ये मैट्रिक्स होते हैं इनकी जो एंट्रीज होती हैं जनरली वो स्मॉल लेटर से लिखी जाती हैं, किसी नंबर से होते हैं, और मैट्रिक्स जिससे रिप्रेजेंट होता है हमेशा कैपिटल लेटर्स से मोस्टली रिप्रेजेंट होता है, मोस्टली,
किसी और नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं। और इस मैट्रिक्स को जो यहाँ पे मैंने ओपन करके लिखा है, इसको मैं आपकी आसानी के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? ए आई जे, आई वेरीज कर रहा है कहाँ से? 1 से m, जे वेरीज कर रहा है 1 से n। और ये कैसे वेरी कर रहा है, क्या मतलब है, ये मैंने यहाँ पे आपको डिटेल से सारी बात समझा। इसका मतलब जब भी मैं ऐसा लिखूंगा तो अंडरस्टूड बात होगी कि आई वेरी कर रहा है 1 से m तक। 1 से m मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? m तक। जे वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। और वो वेरिएशन कैसे होगी, आपके सामने लिख दी गई है। अब हम लोग जब भी किसी चीज को समझेंगे तो हम लोग इस तरह बार बार लिखने के बजाय हम लोग ऐसे लिख के उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैंने डिटेल से आप लोगों को सिखा दिया है। अब जैसा कि मैंने ये आपके सामने मैट्रिक्स लिखा है, अब इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं आपके सामने? 3 रोज हैं। और कितने कॉलम? 2 कॉलम बनाए हैं। ठीक होगी बच्चों बात? इसका मतलब M3 और N2, तो 3/2 का मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, राइट। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जनरली हम लोग कॉल करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कॉल करते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ये लिखा कैसे जाता है, पढ़ लें जरा। इफ अ मैट्रिक्स A has m rows and n columns, then A is said to be a rectangular matrix of order m by n, राइट। तो मैंने एग्जांपल्स आपको बात की। अब जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने नोट शो कर रहा हूं कि यहाँ पे m n अगर इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम लोग नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट। फॉर एग्जांपल लाइक ऐसे लिखा जाए 1 2 3 एंड 4। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट। और अगर ऐसा हो जाए कि जो उसकी रो है वो जस्ट एक हो और कॉलम बेशुमार हो, फॉर एग्जांपल ऐसा लिख दिया जाए 1 2 3 4 लाइक सो ऑन। अब इसमें एक रो है और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, सॉरी 4 कॉलम है। इसमें सिर्फ m को फिक्स कर दिया 1। उस मैट्रिक्स को हम लोग नाम देंगे रो वेक्टर, राइट। और ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। आपके सामने यहाँ पे i फिक्स हो गया है 1, कॉलम 1 2 और nth कॉलम। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कॉलम को फिक्स कर दूं, मतलब n को फिक्स कर दूं अब यहाँ पे मैं, तो 1 2 3, तो मैंने क्या किया यहाँ पे आपके सामने है, कॉलम 1 है जबकि रो 1 2 3 है, राइट। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जनरली नाम देते हैं कॉलम वेक्टर, राइट। A11 A12 सॉरी A21 एंड सो ऑन AM1। जी, अब डेफिनेशन देखते हैं कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। An upper triangular matrix is a square matrix all of whose entries below the main diagonals are 0. That is an, ये मेरे पास जो जनरल फॉर्म लिखी गई है ये अपर मैट्रिक्स की, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की लिखी गई है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 2 0 3।
पहली बात उसने बोली है कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा अपर हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो अपर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत है नहीं है। अब जो इसकी मेन डायगोनल से मुराद क्या ले रहा है यहाँ पे, ये जो एंट्रीज होती हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल आ जाए, मतलब A11 A22, ये सारी की सारी जो मिलके बनाते हैं डायगोनल, इसको हम लोग कहते हैं मेन डायगोनल। क्या कहते हैं? मेन डायगोनल, राइट। जैसा कि इसका मेन डायगोनल क्या होगा, A11 A22 A33 एंड AN, ये सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? मेन डायगोनल। अब इस मेन डायगोनल के नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज आ रही होंगी सारी की सारी क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए, राइट। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग उस मैट्रिक्स को नाम देंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि मैं आपके सामने 3x3 का लिखता हूँ मैट्रिक्स अभी, 1 2 3 0 2 1 0 0 0, राइट। अब आप देखें यहाँ पे मेन डायगोनल क्या है, 1 2 0। अब इसके नीचे वाली जितनी भी एंट्रीज आ रही है सारी की सारी क्या आ रही हैं? 0 आ रही हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसको अपर ट्राइंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखें मेन डायगोनल के साथ मिलके ये ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट। इसलिए इसको अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसके अपोजिट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल के नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर वाली जितनी भी एंट्री हो सारी सारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, मतलब 1 0 2 1, राइट। तो मेन डायगोनल ये है। अब इसके ऊपर सारी एंट्री 0 है तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 2 0 हो या ना हो मुझे से कोई कंसर्न नहीं है, ये 1 1 जो मर्जी हो मुझे से कोई कंसर्न नहीं। मुझे क्या कंसर्न है कि मेन डायगोनल के ऊपर जितनी भी एंट्री हो सारी सारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए उसको हम लोग कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इसको जनरली ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। मतलब वो अपर हो या लोअर हो, मतलब ये भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन ये कौन सा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? लोअर सॉरी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और ये कौन सा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, राइट। है दोनों क्या? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में जरा देख लें। एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, दूसरा मैट्रिक्स बी दिया गया है। इन दोनों को ऐड कब कर सकता हूं? जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2/3। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी 2/3 ही है। इसका मतलब जब दो मैट्रिसेस को मैंने ऐड करना है तो उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, राइट। और वो ऐड कैसे होंगे? पहली एंट्री में ऐड होगी। मतलब A11 जो था वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री थी, B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री थी। तो जब ये ऐड होंगे दोनों के दोनों, तो जो आंसर आएगा वो नए कॉलम में भी फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री की जगह ही आएगा, राइट। इसी तरह A12 ऐड किसमें होगा? B12 में, और वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ही एंट्री लिखी जाएगी। इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होने हैं, राइट। तो इस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड किया जाता है, राइट। अब इसको हम लोग जनरली देख लेते हैं कि दो मैट्रिसेस कैसे ऐड होते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने जनरली लिखा Aij एंड Bij बाय Rmn मैट्रिसेस। मतलब इसमें इसका ऑर्डर कितना होगा? m/n। इसका ऑर्डर कितना होगा? m/n। मतलब इसमें m रोज n कॉलम्स, इसमें m रोज n कॉलम्स। और कैसे लिखे जाएंगे वो भी डिटेल के साथ मैंने आपको पीछे बता दिया है। देन द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज, कैसे होगी? फर्स्ट एंट्री में Aij किस में ऐड होगा? Bij में। मतलब अभी आपको बता के आया हूं मैं
तो मतलब A11 किस में ऐड होगा, B11 में, और वो फर्स्ट प्लेस में लिखा जाएगा, राइट। इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड होके लिखते जाएंगे। तो जनरली हम लोग इसको इस तरह फॉर्म में लिख लेते हैं, राइट। और अभी आपको सिखाया भी है कैसे, भला आपके सामने था, मैंने m कितना लिया था 2 और n कितना लिया था 3, तो ये सिचुएशन आती थी। और इस सिचुएशन को हम लोगों ने ऐड कैसे किया है अभी आपको वाज़ेह कर दिया सारे के सारे, राइट। अब कुछ नोट देख लेते हैं कि अगर कोई मेरे पास A, B और C मैट्रिसेस हों और उनका ऑर्डर सबका सेम हो, मतलब m/n हो, सबका ऑर्डर सेम है, मतलब A का ऑर्डर m/n है, B का ऑर्डर m/n है, C का ऑर्डर m/n है, देन कहता है कि मैं A+B करूं या B+A करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह वो कहता है कि अगर मैं A+B+C करूं या A+B+C करूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोगों को पता है, ये मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, और ये मैट्रिसेस में पढ़ रहे हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब मैट्रिसेस में अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियल नंबर्स को दो को ऐड करें, A+B करें या B+A करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह रियल नंबर में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये मैट्रिसेस में भी उसी तरीके से प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, दोनों की दोनों। कौन कौन सी? कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। किसके लिए? से एडिशन के लिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूव करता हूँ कि A+B, A कैसे लिखा जाएगा AIJ, B कैसे लिखा जाएगा BIJ। तो ऐड करूँगा क्या आएगा AIJ प्लस BIJ। अब मतलब ऐड करने का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर आपको शो करके दिखाना चाहूँ, जैसे इसकी फर्स्ट एंट्री लिख के, ताकि आपको क्लियर होती जाए बातें। जो मैट्रिक्स मैंने स्टार्ट में लिखा था A11 प्लस साथ में क्या ऐड होगा B11, राइट। A11 प्लस B11। इस तरह फिर अगला क्या होगा A12 B12 प्लस, राइट। इस तरह चलता रहेगा। अब वो कहता है कि अगर मैं A11 प्लस B11 को मैं लिख लूँ, क्योंकि अभी रियल नंबर्स में मुझे पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, अभी मैंने बताया है, तो इसको मैं B11 प्लस A11 लिख सकता हूँ, राइट। इसका मतलब जितने भी AIJ प्लस BIJ होंगे उनको मैं क्या लिख सकता हूँ BIJ प्लस AIJ। और BIJ जिस तरह ऐड करके लिखते हैं वैसे ही ऐसे लिख दिया जाएगा, और ये टोटल मेरे पास क्या बन जाएगा B+A, राइट। बिल्कुल इसी तरह आप लोग अगर इसको देखना चाहते हैं डिटेल में और, तो आप लोग क्या करेंगे AIJ को लिख के देख लें, जैसे मैंने लिखना सिखाया था शायद सबसे पहले जो मैंने AIJ को किस तरह लिखा था, BIJ को आप ओपन करके लिखें, फिर दोनों को ऐड करें, ये चीज़ आ जाएगी, और उनके आपस में जगह इंटरचेंज करते हैं, कैसे मैंने अभी बताई है। तो देखेंगे आपको बाद दोबारा B+A आ जाएगा। इस तरीके से लिखना ज़रा आसान होता है, इसलिए मैंने ये नोटेशन यूज़ की। अब A+B+C करना था, तो मैंने A+B किया, सबसे पहले दो मैट्रिसेस को ऐड किया। जब दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ, वैसे का वैसे ही। जब इसको भी इसमें ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। अब आपको एक बात पता है कि A प्लस B प्लस C हो रियल नंबर्स के अंदर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस B प्लस C, लिख सकता हूँ ना ऐसे। इसीलिए यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज आनी थी मेरे पास, ये वाली सारी की सारी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ AIJ प्लस BIJ प्लस CIJ। मतलब जो मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं, उसकी पहली एंट्री होनी थी जो मेरे पास यहाँ पे आई थी A11
प्लस क्या आएगा साथ में, B 11 ब्रैकेट प्लस C 11। ये मैंने पहली एंट्री लिख के दिखाई, अब बाकी ऐसे सारी एंट्री लिखते रहेंगे। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 प्लस ब्रैकेट यहाँ पे लिखने के बजाय अब मैं कहाँ पे लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा कि A11 प्लस यहाँ पे लिख दूंगा B11 प्लस C11, राइट। अगर मैंने इसको 11 को ऐसे लिखा, फिर 1 2 2 2 जो भी आएंगे एंट्री सारे को ऐसे लिखते जाओगे, इसलिए मैंने इसको जनरली क्या लिख दिया है, A I J प्लस ब्रैकेट B I J प्लस C I J। अब दोबारा इसको वैसे ही अगर अलग अलग करके लिखूंगा तो क्या आएगा, A I J के गिर्द ब्रैकेट ऐसे अलग हो जाएगी वाली, और B I J के गिर्द ब्रैकेट अलग हो जाएगी। अब A I J क्या मैट्रिक्स है, A, और ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, B प्लस C। तो इस तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गई जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स में हम लोग, कि लेट A कोई m/n मैट्रिक्स है और K कोई स्केलर है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, उस स्केलर को जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि यहाँ पे मैंने m2 ले लिया है, n3 ले लिया है, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी इसको मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो वो स्केलर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लोग कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब मैंने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कहता है मेरे पास लेट A एंड B मैट्रिसेस हैं दो, उनका ऑर्डर क्या है, सेम है, m/n है, मतलब उसमें m रोज और n कॉलम्स होंगे दोनों मैट्रिसेस में, एंड A B को स्केलर्स हैं। देन A प्लस B करके मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करवाएं, या पहले मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह दो मैट्रिक्स को ऐड करके स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं, या स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवा के दोबारा उस स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं, या दोनों स्केलर्स को मल्टीप्लाई करवा के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट वन प्रॉपर्टी है बच्चे के, वन को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसका प्रूफ समझने के लिए हम लोगों ने जनरली क्या कंसीडर कर लिया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, और जो लास्ट प्रूफ मैंने जनरली किए हैं आप लोग उनको भी समझ सकते हैं इस तरीके से। m मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 कंसीडर किया है, n मैंने यहाँ पे 3 कंसीडर किया है, तो मेरे पास आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, राइट। अब जब मैं इसको A से मल्टीप्लाई A प्लस B के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है A भी कोई नंबर है, B भी कोई नंबर है, A11 भी कोई नंबर है, तो A11 A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, A11 B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल इसी तरह A12 A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, A12 B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या रहेगा, A11 प्लस B A1, राइट। इस तरह ये सारे के सारे आते रहेंगे। फिर अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो जिस तरह मैट्रिसेस में ऐड होते हैं तो उनको मैंने देखो ना, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिसेस हो, इनको ऐड करना हो तो पहली एंट्री में ऐड होगी, दूसरी एंट्री दूसरी में, थर्ड वन एंट्री में, लाइक ऐसे होगा। तो अगर ऐसे लिखा गया है तो उसको मैंने दो मैट्रिसेस के ऐसे सामने लिख लिया, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है आपके सामने है, मेरे पास इस मैट्रिक्स में क्या कॉमन आ रहा है, ए, और इस मैट्रिक्स में क्या कॉमन आ रहा है, बी। इस तरह स्केलर से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, इस तरह कॉमन भी लिया जा सकते हैं। फिर दोबारा पूरे का पूरा मैट्रिक्स ए बन गया, ये भी पूरे का पूरा मैट्रिक्स ए बन गया। तो प्रूव हो गया कि ए आ गया प्लस बी ए आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रूव होगी। अब इसको आप लोग जनरली भी प्रूव कर सकते हैं। जनरली प्रूव करने का मतलब क्या होगा,
अगर मैं जनरली लिखता तो मैं कैसे लिखता, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए, a प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करवाना था, a से, राइट। अब a है क्या चीज़, देखिएगा ज़रा, अब एक्सपैंड करके आपको लिख के दिखाया ना मैंने सारी चीज़ें, पीछे मैंने लाइक दैट ऐसे प्रूव की है, तो आप लोग अब उस प्रूफ को इस प्रूफ के साथ अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा जाएगा, a i j, ये चीज़ आ जाएगी ना। अब a प्लस बी ने a i j से मल्टीप्लाई होना है, तो कैसे लिखूंगा मैं जनरली, मैट्रिक्स फॉर्म में, a प्लस बी क्या आएगा, a i j जनरली, राइट, i और j, राइट। अब a i j ने a के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और b के साथ भी, बाद में आप a कॉमन ले लोगे, क्या लिखोगे बाद में आप इसको, a i j, राइट, प्लस क्या लिखा जाएगा, b इंटू a i j, राइट। अब इसमें से a कॉमन आ जाएगा, उसमें से b कॉमन आ जाएगा, और a i j दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, a, तो आपके साथ प्रूव हो गया, तो ये जनरली प्रूव हो गया। यहाँ पे m और n कंसीडर करके आपको चलने की जरूरत है नहीं। इस तरीके से लिखना आसान होता है, लेकिन ये आपको इसलिए एक्सपेंड करके दिखा रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, फिर बाद में आप लोग इस तरह आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो ये देखिए, फिर मैंने इसको लिख के दिखाया है ताकि आपको अब समझ आ जाए, a प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आई जे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, अगेन ए और बी कॉमन आ जाएगा, ये जस्ट ए बच गया, राइट। अब बाकी सारे प्रूफ मैं इसी तरीके से लिखूंगा। ये कैसे लिखा है सारा डिटेल के साथ आपको पीछे एग्जाम्पल से सिखा दिया है। सेकेंड वन प्रूफ देखते हैं। अब क्या था, a इंटू ए प्लस बी था, तो मैं ए आई जे प्लस बी आई जे हो गया, ए मल्टीप्लाई होगा, स्केलर है तो तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, अभी ए आई जे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी आई जे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं, उसको मैं लिख सकता हूँ ए आई जे प्लस बी आई जे। अब इसमें से भी ए कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी ए कॉमन आ जाएगा, तो ये जस्ट ए बच गया दोबारा पूरा मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कौन सा आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया। तो मेरे पास सेकंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब बिल्कुल इन्हीं लाइनों पे हम लोग थर्ड वन रिजल्ट भी देख लेते हैं। a इंटू बी ए है, ए बी ए क्या है, बी ए क्या आएगा, बी ए आई जे। अब a ने मल्टीप्लाई होना था, अब ये तीनों स्केलर्स हैं, राइट, तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए बी इंटू ए आई जे। अब ए बी दोनों में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, ए आई जे, और इसको मैं दोबारा मैट्रिक्स ए लिख सकता हूँ। इस तरह वन है वो तमाम स्केलर से मल्टीप्लाई होना था, लेकिन वन को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा ए आई जे आ जाएगा, और इसको दोबारा हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में ए लिख सकते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट में बेस बना लिया ना कि ए आई जे का मतलब क्या है यहाँ पे बार बार लिखना, तो अब जहां पे भी इस तरीके से लिख रहा हूँ या इस्तेमाल कर रहा हूँ तो समझना आसान हो गया, राइट। तो देखिए, पहले हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब देखिए चीज़ें कितनी ही स्मूथली प्रूव हो रही हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप लोग, जैसे मैंने अभी इसको पहले स्टार्ट में ओपन करके लिख के दिखाया है सारे का सारा इस तरह, तो आप लोग भी इसको इस तरह ओपन करके फॉर्म में लिख सकते हैं जी। अब पीछे हम लोगों ने देखा था कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी दो मैट्रिसेस को आपस में दो मैट्रिसेस दिए गए हो तो आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करवाया जाता है, राइट। फिर इसके रूल्स देखेंगे, हर चीज देखेंगे। सबसे पहली बात, एडिशन में क्या चीज जरूरी थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या जरूरी है, फॉर एग्जांपल ए का ऑर्डर है जी 2/2, बी का ऑर्डर है जी 2/2। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब करवाया जा सकता है, जब ए बी करवाना है ना मैंने मल्टीप्लाई, बच्चे तो याद रखिएगा, जो ए होगा उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स ये हैं और बी की नंबर ऑफ रोज ये है। दो मैट्रिसेस को उसी वक्त मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम और
दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, इक्वल होंगी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन होनी कैसे है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। किस तरीके के साथ, A11 मल्टीप्लाई होगा B11 प्लस A12 B, यहाँ पे 1 2 1 है, 2 1 नहीं आएगा, A12 क्या आएगा B21। इसी तरह पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर आपने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आएगा A11 B12 प्लस A12 B22, राइट। अब देखो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो फर्स्ट 1 1 एंट्री बन गई, क्योंकि पहली रो है और पहला ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी उसकी पहली एंट्री आ रही है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, राइट, इसका मतलब मल्टीप्लाई करवाने से जो एंट्री आनी थी वो उस मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरा कॉलम आना है। अब आगे रो को किसी और कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, राइट, तो इसके आगे कोई और कॉलम नहीं बनेगा। अब इस तरह सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करवाओ, A21 B11 प्लस A22 B21। अब कौन सी रो थी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, तो हम लोगों ने इसको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जगह ही लिखा है, देखिए यहाँ पे। अब कौन सी एंट्री थी, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की जगह ही लिखा गया है, राइट। A21 B12 प्लस A22 B22, राइट। अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, वो एग्जैक्टली उतना होगा जितना पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज थी और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स थी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, जब पहले की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे की नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी, और उसका मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो पहले की नंबर ऑफ रोज इनटू दूसरे की नंबर ऑफ कॉलम। और मल्टीप्लाई कैसे हुआ और उसकी एंट्रीज कैसे लिखी जा रही हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब जो यहाँ पे एंट्री आएगी वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखी जाएगी, राइट। इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एंट्री लिखी जाएगी। मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ यहाँ पे देखेंगे। So in general, let A be a M by N matrix and B be a N by P matrix। तो हम लोगों ने A और B ऐसे लेने हैं, आपने देखा होगा कि A की नंबर ऑफ कॉलम और B की नंबर ऑफ रोज दोनों क्या हैं, सेम है। Then the product A B जो होगा is the matrices of A and B is M by N, मतलब A की नंबर ऑफ रोज और B की नंबर ऑफ कॉलम, जो कि अभी आपको बता रहे हैं। ये किसका ऑर्डर होगा, जो A और B मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, और उसको हमने किसका नाम दिया, C का। इसका मतलब MP किसका ऑर्डर होगा, C का ऑर्डर होगा। और इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, A I1 B 1J प्लस A I2 B2J प्लस ऑन A IN BNJ, राइट। हर एंट्री इसके एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे। अब ये क्या है, अब आपको समझाता हूँ, अभी एग्जांपल जो मैंने दी थी पहले स्टार्ट, ये यहाँ पे एग्जांपल्स नोट करें। अब फॉर एग्जांपल ये एंट्री को मैंने नाम दे दिया है जी, इस एंट्री को मैंने नाम दे दिया जी C11, इसका नाम दे दिया मैंने इसको C11। अब C11 क्या होगा, इसमें I भी 1 होगा और J भी 1 होगा, राइट। तो क्या आना था बाय डेफिनेशन, A 1 1 B 1 1 प्लस A 1 2 B
2 1, राइट। ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ यहाँ पे 1 2 राइट। इसके आगे है ही नहीं मेरे पास। अब ये मेरे पास जो एंट्री होनी थी C12 होनी थी, मतलब आपने 1 2 का मतलब I1 है और J कितना है 2 है। क्या आना था A11 B12 प्लस I1 है J2 है, तो A12 और B क्या है आपके पास 2 2 आ गया, आप देख सकते हैं राइट। तो एग्जैक्टली ही C12 है, तो आपको समझ आया। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे I फिक्स था पहले में एलिमेंट में और दूसरे एलिमेंट में J फिक्स था, मतलब पहले में रो फिक्स था दूसरे में कॉलम। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है ये जो एंट्री आई थी, ये वाली जो एंट्री आई थी, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे फर्स्ट रो फिक्स थी और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फिक्स था। इसीलिए आपने यहाँ पे नोट की होगी बात कि यहाँ पे रो फिक्स कर रहा है और दूसरे मैट्रिसेस के एलिमेंट्स में कॉलम फिक्स कर रहा है। समझ आ गई बात? और आपको ये पता था पहली रो थी, पहला कॉलम था, तो वो पहली एंट्री बनी थी 1 1 C1 में, राइट। इसलिए वो एंट्री आ गई CIJ, राइट। तो जनरल फॉर्म में आपको ये फॉर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि इसने ये कैसे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। A और B दिया गया है, तो 1 2 ने पहले 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये 1 1 की एंट्री बनेगी, तो 1 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना प्लस 2 ने 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। फिर 1 2 ने फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो ये एंट्री आएगी फर्स्ट रो A12 की जगह, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो क्या आएगा 1 1 प्लस 2 2 के साथ, तो 4 आ गया, तो 1 प्लस 4 आ गया। फिर फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा तो वो A21 की जगह एलिमेंट्स आएंगे 3 1 प्लस 4 0, तो 4 0 मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 1 प्लस 4 2, तो 3 प्लस 8, तो अब इनको जस्ट ऐड कर लिया है तो आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस 0 1 1 प्लस 4 5 3 एंड 11। बिल्कुल अब इसी तरह हम लोग नोट कंप्यूट करें BA मैंने क्या लिखा 1 1 0 2 1 2 3 4, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से तो 1 2 2 आ गया प्लस 1 4 के साथ, तो 4 आ गया। फिर इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 0 1 प्लस 3 2 6, फिर इस तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम है तो 0 प्लस 4 2 8, तो ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 और ये 8 आ गया। बिल्कुल इसी तरह अब आप A और B ये मैट्रिक्स दिए गए हैं, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 0 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम था तो एंट्री A11 की जगह 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से एंट्री मल्टीप्लाई करवाना तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की ये एंट्री बनेगी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, तो इन सबको ऐड करके आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बिल्कुल इसी तरह आप सबको जब मल्टीप्लाई करवाते रहोगे आपको सारी एंट्रीज के आगे 0 0, राइट। और इसको हम लोग कहते हैं जब सारी एंट्री 0 आ रही है उसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। और इसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। अब इसी तरह ये थर्ड वन हम लोगों ने एक एग्जांपल कंप्यूट की है। A मेरे पास ये है, B ये दिया गया, C ये दिया गया। मैंने AB और AC कंप्यूट किया है। AB कैसे कंप्यूट किया है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना था, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 1 के साथ प्लस 0 2 के साथ,
तो 1 + 2 + 0 आ गया, तो एग्जैक्टली आंसर क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया, राइट। क्या आंसर आ गया आपके पास? 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना था, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये 4 हो गया, और 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया, तो जस्ट एंट्री क्या आ गई? 4 आ गई। इस तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, 1 3 ज़ा 3 माइनस सॉरी प्लस 2 - 1 ज़ा -2, 3 - 2 1 आ गया। इस तरीके से आपने ए बी और ए सी कंप्लीट कर लिया। अब ये जो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई हैं, इन तीनों एग्जांपल्स को करवाने का कुछ खास मकसद है। देखिएगा, सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कुछ मैट्रिसेस की, उसको देख लेते हैं कि ए और बी कोई मैट्रिसेस हों तो जनरली ए बी और बी ए इक्वल आना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ए और सी बराबर हो ए और बी के, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सी बराबर है बी के। मतलब इस तरह ए को ए के साथ काट नहीं सकते मैट्रिसेस में इस तरह। और अगर किसी दो नंबर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आए, तो ज़रूरी नहीं है या तो ए ज़ीरो हो, ए ज़ीरो मतलब ए या तो नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो। ये मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, मतलब ओ है, ये ज़ीरो नहीं है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए और बी का आंसर प्रोडक्ट का नल मैट्रिक्स आता है, तो ए का नल मैट्रिक्स होना या बी का नल मैट्रिक्स होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्यों की हैं, क्यों बताई हैं यहाँ पे? मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अक्सर देखा था, अगर कोई नंबर हो उसको ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में किसी भी दो नंबर्स को, राइट। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बड़ा फ़र्क पड़ता है, इसलिए हम लोग मैट्रिसेस को ए बी या बी ए नहीं लिख सकते। नंबर्स को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में मसला है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमारे पास ऐसे हो फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, कोई दो नंबर्स के, हम लोग क्या काम करते होते थे, ए को ए के साथ काट दिया, हम लोग कहते थे बी किसके बराबर आ गया? सी के बराबर आ गया, लिखते हैं ना ऐसा। लेकिन वो यही बताना चाह रहा है कि सेकंड नोट में कि अगर ऐसा हो तो हम लोग ए को ए के साथ काट के बी इज इक्वल टू सी नहीं लिख सकते जनरली। और लास्ट वन बात जो हम लोग रियल नंबर में नोट करते आए हैं कि अगर ए बी का कोई का दो प्रोडक्ट का इक्वल टू जीरो हो रियल नंबर्स में, तो हम लोग लिखते होते हैं यहाँ तो ए जीरो होगा, राइट। यहाँ हम लोग क्या कॉल करते होते हैं कि बी इज इक्वल टू जीरो होगा, ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ तो ए जीरो होगा, यहाँ बी जीरो होगा। लेकिन मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आए, तो ए का नल मैट्रिक्स होना या बी का नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? इन तीनों की एग्जांपल हम लोग अभी दे चुके हैं। जैसा कि मैंने पहली एग्जांपल नोट करवाई थी कि ए बी कंप्यूट किया था और बी ए कंप्यूट किया है। जैसा कि बी ए आपके सामने दिया गया 4 6 6 8 आया है, उन्होंने बी ए कंप्यूट किया है। लेकिन आपने देखा होगा कि ए बी मेरे पास 1 5 3 11 आया है, तो दोनों इक्वल ही नहीं है, जबकि ए और बी वही हैं। तो पहला नोट क्लियर हो गया एग्जाम्पल से कि जनरली ए बी और बी ए इक्वल आना जरूरी नहीं है। अब दूसरे नोट की एग्जाम्पल देख लें, ए बी जीरो नहीं है, ए बी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। ना ए नल मैट्रिक्स ना बी नल मैट्रिक्स, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। इसलिए कह रहा हूं कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ए का या बी का नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया था ए बी और ए सी, दोनों का आंसर क्या था? इक्वल था। मतलब ए बी और ए सी क्या थे? इक्वल थे, तो ए कट जाना था, बी इक्वल टू सी आना चाहिए था। जबकि आप देख सकते हैं कि बी और सी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, राइट।
इट मीन्स दैट कि जो रियल नंबर में यूजुअली प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, मैट्रिसेस में वो प्रॉपर्टीज होल्ड करना जरूरी नहीं है। जी नेक्स्ट वन देखते हैं जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स हो Ej की फॉर्म में और m/n उसका ऑर्डर हो, तो ट्रांसपोज क्या होगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है a की पावर t से, इस तरह लिखा जाता है। और उसमें होता है क्या, जो नंबर ऑफ रोज होंगी उसको नंबर ऑफ कॉलम बना देंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे उसको नंबर ऑफ रोज बना देंगे। मतलब उसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो n/m आ जाएगा, राइट। तो इसमें नंबर ऑफ रोज m थी तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम m आ जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज n थी, कॉलम्स n थे, उसमें नंबर ऑफ रोज n हो जाएंगे। मतलब जो कॉलम होगा उसको रोज, और रोज को क्या बना देना है, कॉलम बना देना है। उसको हम लोग उस मैट्रिक्स का क्या कॉल करते हैं, ट्रांसपोज। एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखी है। मैंने m2 ले लिया, n3 ले लिया, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23, 2/3 इसका ऑर्डर है। अब इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। ये कैसे, नंबर ऑफ रोज थी, इसको मैंने नंबर ऑफ कॉलम बना दिया। ये कैसे, मेरे पास नंबर ऑफ रोज थी, इसको मैंने क्या बना दिया, नंबर ऑफ कॉलम बना दिया। तो ये उस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, राइट। तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में बनाना आ गया। मतलब अगर आपके पास मैट्रिक्स को दिया गया हो 1 2 और 3, ये कोई मैट्रिक्स है, मैं कहूँ इसका ट्रांसपोज निकालें। इसके ट्रांसपोज क्या था, इसकी रो थी तो सबको किस में कन्वर्ट कर देना था, नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 2 3, राइट जी। अब मैंने कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज रखी हैं कि ट्रांसपोज के हवाले से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं जनरली। पहली प्रॉपर्टी है कि हम लोगों ने मैट्रिसेस लिए ए और बी 2/2 के, राइट। तो हम लोगों ने कहा ऐड करके ट्रांसपोज ले लें या ट्रांसपोज लेके ऐड कर लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी जैसे एडिशन में होल्ड करती है वैसे ही सब्ट्रैक्शन में होल्ड करेगी। थर्ड वन प्रॉपर्टी हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले तो दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ जाता है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा कर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके स्केलर से मल्टीप्लाई करवाएं, कोई फ़र्क है नहीं पड़ता। और फिफ्थ वन जो लास्ट वन प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कहती है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर आता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जी इसका पहला प्रूफ देख लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 2/2 का, बी मैट्रिक्स लिखा मैंने 2/2 का, समझाने के लिए ऐड किया है। पहली एंट्री पहली में ऐड होगी, दूसरी दूसरी में, तीसरी तीसरी में, एंड सो ऑन। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ये नंबर ऑफ रोज थी, इसको नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये नंबर ऑफ रोज थी, इसका नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर। अब जिस तरह दो मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है उसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये किन की एडिशन है, A11 A21 A12 B22 B11 B21 B12 और B22 की। तो आपको पता है दोबारा मैट्रिक्स कौन किसका ट्रांसपोज बन गया, ए का। तो जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ आ जाएगी। और ये किसका ट्रांसपोज बन गया, आपको नज़र आ रहा है, बी का, राइट। इट मीन दैट ये किसके बराबर आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जिस तरह यहाँ पे प्लस किया है इस तरह आप सब्ट्रैक्ट करके दूसरा प्रूफ बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जी आप इसी तरह माइनस वाला प्रूफ कर लेंगे बड़े आसानी के साथ। अब ए का ट्रांसपोज लिया तो क्या आएगा, A11 A21, जो रोज थी वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, A11 आ जाएगा, A12 आएगा, A21 और A22। तो दोबारा ए आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए दो किसी भी मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा वही वाला एग्जैक्टली मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं जी, हमारे पास क्या प्रूफ है कि किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने एक स्केलर लिया है, उसको मैंने मैट्रिक्स के साथ क्या करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। तो जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रोज थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, कॉलम में। ये रोज थी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो ट्रांसपोज आ गया
अब इस सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है के, तो जिस तरह स्केलर मल्टीप्लाई करवाया जाता है वैसे कॉमन ले लिया। दोबारा ये मैट्रिक्स जो आया है ये किसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है। तो फोर्थ वन प्रॉपर्टी भी हमारे पास ट्रू है। लास्ट वन फिफ्थ वन प्रॉपर्टी देखते हैं जो हमने लिखी थी कि ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं। अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये लिख दिया गया है, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये लिख दिया गया है, दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये लिख दिया गया है, दूसरी रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो A22 की जगह एलिमेंट्स लिखते हैं, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई करवा के इनका जस्ट क्या ले लिया है, ट्रांसपोज ले लिया। तो ट्रांसपोज में ये नंबर ऑफ रोज थी, इसको कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ कॉलम में, ये नंबर ऑफ रोज थी, इसको कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ कॉलम में। अब आप लोग देखेंगे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, मैट्रिसेस के काम में कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है कि होगा क्या, अगर मैं कहूँ इसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आएगा, B11 A11 प्लस B21 A12, तो एग्जैक्टली ये नहीं आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ इसके साथ, B11 A12 B21 A22, जब इसको इससे करवाओगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा, जब इसको इससे करवाओगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर था ये कुछ और नहीं, मैट्रिसेस में जो भी आ रहे ये इन दोनों मैट्रिसेस की क्या थी, मल्टीप्लिकेशन थी। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये बी का ट्रांसपोज है, और ये किसका ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है। इसलिए मैंने लिख दिया है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट्स हमारा सुन लें कि यहाँ पे जो मैट्रिसेस में मैंने बात डिस्कस की है वो मैंने ए और बी को लिया था 2/2। आप ए को कोई भी मैट्रिक्स लें m/n, राइट, बी कोई भी मैट्रिक्स हो, राइट, कोई भी मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल n/, राइट, कोई भी मैट्रिक्स हो, जस्ट उसकी वो चीज़ें प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। मतलब एडिशन है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है तो उनके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तब भी ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रूव की हैं, पांचों की पांचों होल्ड करेंगे। एडिशन में क्या हो, दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और मल्टीप्लिकेशन में क्या चीज़ होनी चाहिए, नंबर ऑफ पहले की कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। अगर ये चीज़ होल्ड करती हो तो ये 5 के 5 रूल आप किसी भी ऑर्डर के मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकते हैं और ये सही होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। मैंने 2/2 के लिए इसलिए प्रूव किए हैं सारे के सारे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आसानी के साथ हो जाए और प्रूफ समझ जी। हमारे पास नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। A square matrix A for which A k plus 1 is equal to A आ जाए और k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग इस तरह के मैट्रिक्स को A को कॉल करते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है विद पीरियड k, विद पीरियड k, राइट। और अगर k1 हो A स्क्वायर A आ जाएगा। इस तरह के मैट्रिक्स हम कहते हैं इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये एक मैट्रिक्स लिखा है मैंने, अब इस मैट्रिक्स को मैंने इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ गया। मल्टीप्लिकेशन बार बार सिखा चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल 2 to the 4 प्लस 2 6 माइनस 4 एग्जैक्टली 2 बच गया, राइट। इस तरह आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो देखें दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हुआ क्या, वो दोबारा मैट्रिक्स आ गया तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो के यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। के 1 आ गया तो ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली कौन सा मैट्रिक्स हो गया है, पीरियोडिक मैट्रिक्स भी हो गया है, और एक खास किस्म का पीरियोडिक मैट्रिक्स है, इसको हम नाम देते हैं इडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब सवाल ये पैदा होता है, ये प्रॉपर्टीज पढ़ाने का मेरा मकसद क्या है, आपको समझाने का मकसद क्या है इस प्रॉपर्टीज को पढ़ाने का। अब ये प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ाई जा रही है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, मैं कहूँ जी a की पावर 100 निकालें,
ए की पावर 100 कंप्यूट करें। अब आप लोग एक चीज नोट करें कि अब ए की पावर 100 का मतलब ये तो नहीं होगा ना आप लोग ए को 100 टाइम मल्टीप्लाई करवाना शुरू करते हैं, राइट। अब आप ए को 100 टाइम मल्टीप्लाई करवाना नहीं शुरू कर देंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसकी ए की पावर 100 कंप्यूट करो। अब वो बंदा स्टार्ट हो जाएगी ए की पावर 100, तो इसको मतलब 100 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 1 टाइम करवाया, इस कराया, फिर करवाओगे, करवाते जाओ, कितना लंबी लेंथी काम हो जाएगा। अब जस्ट मैं एक दफा करवाऊंगा, मुझे ये रिजल्ट मिल गया कि ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया है, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, ए स्क्वायर का स्क्वायर की पावर कितनी आ गई 50, क्योंकि 50 टू 100 हो जाएगा, तो दोबारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो जस्ट क्या बच गया, ए 50 आ गया, राइट। अब ए 50 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 25, और इस तरह करते 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 आप बड़ी आसानी के साथ इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो ये रिजल्ट इसलिए पढ़ाए गए हैं, बताए गए हैं, ताकि आपको जब कोई ऐसी फंक्शन पूछा जाए जिसमें बहुत ज़्यादा पावर हो, तो वो वैसे नहीं पूछेगा, तो वो कोई ना कोई इनमें से प्रॉपर्टीज क्या करती होगी, होल्ड करती होंगी। अदरवाइज कोई भी बंदा आपसे ये नहीं पूछेगा कि ए की पावर 100 निकालो, ए की पावर 101 टाइम निकालो, राइट। तो ये मैट्रिसेस की डेफिनेशंस को मेंशन करने का मकसद ये है कि अगर समटाइम आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो वो इस सेंस में पूछे जाएंगे कि उसको उतनी दफा अप्लाई करने के बाद भी वो मैट्रिक्स के आंसर क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। इसीलिए ये बताई गई है डेफिनेशन। तो ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिस तरह हमने पीरियोडिक फंक्शंस पढ़े थे, और इसी तरह इडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये हम दोनों क्लियर कर, और इसको यूज कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल से समझा दी जी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसकी पी पावर ली जाए और वो नल मैट्रिक्स आ जाए, तो जो पी होगा उसको उसको उस मैट्रिक्स को क्या नाम देते हैं हम लोग, निलपोटेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और पी जो होगा वो मेरे पास जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो उसकी निलपोटेंसी इंडेक्स कहलाएगा, राइट। क्या कहलाएगा, निलपोटेंसी इंडेक्स। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मतलब क्या है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, राइट। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स और निलपोटेंट इंडेक्स क्या होता है वो हम लोग एग्जांपल से अभी देख लेते हैं जी। जैसे आपके सामने ए दिया गया है, अब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं, ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये सारे का सारा, राइट। और जब आप लोग ए क्यूब है, मतलब आप ए स्क्वायर इंटू ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए क्यूब आएगा, तो आपको पास नल मैट्रिक्स आएगा, राइट। अगर ए 30 आ रहा है तो इट मीन्स दैट अंडरस्टूड बात होगी कि ए की पावर जो 6 होगी ना, वो भी नल मैट्रिक्स ही होगा, राइट। ए की पावर 9 ले ले, कोई भी पावर लेते हैं, वो भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। अब ए की पावर 7 ले लें, वो भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा, राइट। पावर ली है ना, हम लोगों ने क्या कहा था, निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये कुछ भी पावर ली जाए और नल मैट्रिक्स आ जाए। ए की पावर 9 ली, नल मैट्रिक्स आ गया, ए की पावर 7 ली, नल मैट्रिक्स आ गया, ए की पावर 6 ली, नल मैट्रिक्स आ गया। तो चाहे इसको यूज कर लें, चाहे इसको यूज कर लें, चाहे इसको यूज कर लें, प्रूव हो गया कि ए क्या हो गया, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। लेकिन इसकी निलपोटेंसी 6 होगी, 7 होगी, 9 होगी, कितनी होगी, जो सबसे कम पावर लेने से मैट्रिक्स निलपोटेंट शो हुआ है कि नल मैट्रिक्स आया है, वो उसकी निलपोटेंसी होगी। तो उसकी निलपोटेंसी इंडेक्स कितना होगा, 3 होगा, ना कि 9 हो, ना कि 6 हो, ना कि 7 हो, राइट। इसीलिए वो लिख रहा है वहां पे डेफिनेशन में कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तो वो जो पी आएगा उसको उसकी क्या कहेंगे, निलपोटेंसी इंडेक्स कहेंगे। तो अब नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो आपके पास ये ए दिया गया, इसका स्केल लेंगे तो नल मैट्रिक्स आ गया, और सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एंट्रीज 1 हो, बाकी सारी एंट्रीज क्या हो, 0 हो, राइट।
तो वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आ गया। ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा मुझे, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ए की 50 क्या होगा, राइट। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया। क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये हुआ कि आप ए टू जार कितना आ जाएगा 25, ये किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। और आइडेंटिटी की पावर 25 टाइम ली जाए तो आइडेंटिटी ही आता है। इसका मतलब A50 किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के बराबर है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी आसानी के साथ मैट्रिसेस की हाईएस्ट पावर कंप्यूट कर सकते हैं। और इसको हम लोग आगे जाके यूज़ भी करते हैं। तमाम जितने मैंने डेफिनेशंस किए, नीलपोटेंसी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, ये तमाम के तमाम आगे जाके जब हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को स्टडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग तब बड़ी आसानी के साथ बता सकते हैं कि इस ए का ऑर्डर कितना होगा, कितना नहीं होगा, राइट। तो उस जगह पे भी ये डेफिनेशन बड़ी ही काम आती है। इसलिए जितनी भी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने मैट्रिसेस की अभी डिस्कस कर ली जी। आज की मेन आखिरी जो डेफिनेशन है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो दोबारा मैट्रिक्स वही वाला आ जाए, राइट। तो उस तरह के मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ट्रांसपोज लिया जाए और -a के बराबर आ जाए, इस तरह के मैट्रिक्स हम लोग नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहली इंपॉर्टेंट बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना क्यों ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, m/n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो और उसका हम लोग ट्रांसपोज ले, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा, n/m आएगा। ये किसका ऑर्डर, a का। ये किसका ऑर्डर, a के ट्रांसपोज का। अब a का ऑर्डर ये है, a के ट्रांसपोज का ऑर्डर ये है। अब दोनों का जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो कभी भी मैट्रिक्स इक्वल या -a के बराबर नहीं आ सकते। वो उसी वक्त आएंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और दोनों का ऑर्डर सेम कब होगा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। जी, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक और स्क्वायर सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर होना क्यों जरूरी है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी दो एग्जांपल्स दी हैं आपके सामने। फर्स्ट वन है, मैंने ए लिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपके सामने है। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाला रो हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर दी, ये वाली रो भी हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर दी, ये वाली रो भी हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर दी। लेकिन आप देखें दोबारा वही वाला मैट्रिक्स एग्जैक्टली बन गया। तो इसलिए ए मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोग ए लिया यहाँ पे, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेने के बाद अब इस सब में से माइनस जब कॉमन लूँगा तो -2 3 2 0 -4 -3 -4 0 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली -a आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, -a के। इसलिए यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये इंशाल्लाह जब हम लोग आगे जाकर इसको स्टडी करेंगे तो हम लोग ये स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स में जाके। इसलिए ये बाय डेफिनेशन भी चीज़ें सीख ली हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। कुछ बेसिक रिजल्ट है जो कि हम लोगों ने बार बार अब बाकी समय प्रॉपर्टीज में पढ़े थे हम लोग, ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी पढ़ लेते हैं। कोई भी ए और दो बी मैट्रिसेस हों तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लें वो भी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज लें वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए भी सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और हम लोगों ने ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिए हैं कि ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। पॉसिबल से मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसके नंबर ऑफ रोज के क्या हो, इक्वल हो। और
फोर्थ वन हम लोग प्रूव करेंगे कि ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्री है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हम लोगों ने थर्ड वन देखा है कि ए बी जनरली सिमेट्रिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन किस केस में ए बी सिमेट्रिक होगा और किस केस में ए बी सिमेट्रिक नहीं होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रूफ देखते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया है, हम लोगों ने इसको सिमेट्रिक साबित करना है। इसको सिमेट्रिक साबित करने का मतलब क्या होगा, मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा। अब मैंने अब इसका ट्रांसपोज लिया तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर कोई दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हो और उनका ट्रांसपोज लें तो दोनों का ट्रांसपोज अलग अलग किया जा सकता है। तो ए को भी एक मैट्रिक्स समझ लें, ए ट्रांसपोज को भी एक मैट्रिक्स समझ लें, तो दोनों का ट्रांसपोज ऐड हो रहा है तो मैं ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग अलग करके लिख सकता हूँ। ये अभी हम लोगों ने डेफिनेशन सारी प्रूव की है ट्रांसपोज के कॉन्सेप्ट में। अब ये भी हम लोगों ने प्रूव किया अभी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो दोबारा ए मैट्रिक्स आ जाता है, राइट। और इसको हम ए प्लस बी लिखते हैं या बी प्लस ए लिखते हैं, ये भी हम लोगों ने भी पढ़ा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट में हम लोगों ने ये मैट्रिक्स एडिशन में प्रूव किया है, तो इसलिए ए ट्रांसपोज प्लस ए लिख दें या ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपने जिसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया कि नहीं आ गया, तो प्रूव हो गया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। बिल्कुल इसी तरह जब हम लोगों ने ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं माइनस में भी ट्रांसपोज को अलग अलग करके लिखा जा सकता है। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ए आ गया, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। तो ये क्या प्रूव हो गया कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो माइनस उस मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अभी हम लोगों ने एक प्रूव किया है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है, अभी हम लोग प्रूव करके आए हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब बी और ए सिमेट्रिक हैं तो बी को क्या ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। ए बी सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन ए बी का ट्रांसपोज लेने से ए बी नहीं आया, क्या आया, बी ए आया, इसलिए ए बी सिमेट्रिक नहीं होगा, सॉरी ए बी, बिल्कुल ए बी सिमेट्रिक नहीं होंगे। अब ए बी सिमेट्रिक कब होने थे, जब मैं बी ए को क्या लिख सकता, ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सिमेट्रिक हो, बी भी सिमेट्रिक हो और ए बी हम लोग कहें सिमेट्रिक होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी केस में होगा जब ए और बी कौन से लॉ को होल्ड करेंगे, कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेंगे, राइट। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है कि मैं बी ए को क्या लिख सकता हूं, ए बी। उस केस में ए बी सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज इन जनरल ए बी सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, राइट। अब लास्ट वन देखते हैं जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी की थी कि ए का ट्रांसपोज लिया है, उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि ए और बी का ट्रांसपोज हो तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, इसका मतलब ये बी होगा सारे का सारा, इसका ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, दोबारा ए आ गया, तो वो ए ट्रांसपोज दोबारा आ गया, जिसका ट्रांसपोज लिया था वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो ए ट्रांसपोज क्या साबित हो गया, सिमेट्रिक साबित हो गया। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं 2a को लिख सकता हूँ a प्लस ए, अब मैंने एक ट्रांसपोज ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो आपको पता है इसको मैं माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए प्लस बी लिख लें या बी प्लस ए लिख लें कोई फर्क है नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसको लिख लिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, मैं आपको ये चीज़ सारी सिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ लिखने का मकसद क्या है मेरा यहाँ पे, अब अभी आप प्रूव करके आएंगे अगर कोई भी मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है वो लाजमी सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसलिए ए का सिमेट्रिक होना भी जरूरी नहीं है, राइट। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लें तो वो लाजमी तौर पे क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज लें
वो क्या होगा, लाजमी तौर पे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके लिए चाहे ए सिमेट्रिक हो या ना हो, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जस्ट सिमेट्रिक हो या ना हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज लाजमी सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज लाजमी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ये मैंने क्या शो कर दिया कि ये सिमेट्रिक होगा पोर्शन, और ये पोर्शन क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। एक जो हिस्सा होगा वो सिमेट्रिक होगा, और दूसरा हिस्सा होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इसको। मैंने ए मैट्रिक्स यहां पे लिया, आपके सामने है, राइट। अब इस ए मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, अब ट्रांसपोज लेके मैंने ऐड कर दिया ट्रांसपोज को, और ट्रांसपोज ए में से मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इसको मैंने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया कि नहीं आ गया। अब ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिसेस के सामने लिखा गया है। जो इसका पहला पोर्शन लिखा गया है ये लाजमी तौर पे क्या है, सिमेट्रिक, और जो दूसरा पोर्शन लिखा गया है लाजमी तौर पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इसका मतलब मैंने साबित कर दिया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आप उसको दो हिस्सों में तोड़ के एडिशन में लिख सकते हैं। उसका एक पोर्शन सिमेट्रिक होगा और दूसरा पोर्शन क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। जी बहुत शुक्रिया।